everyone, this is Vishal from Bhavna Education Hub, and continuing with our sessions on the current affairs, we will be taking some of the news that were in headlines in the first week of April. Before we begin our session, कल एक लास्ट नाइट एक न्यूज़ फ्लैश हुई थी जो आपको मॉर्निंग न्यूज़पेपर में देखने को मिली थी, या आपने संडे वाला आज का हिंदू देखा होगा. तो देयर वाज अ पर्टिकुलर रीजन दैट वाज इन न्यूज़. वन वाज लाइक have you heard of this name? Islamic Revolutionary Guards Corps. This was in news recently. The other one was Strait of Hormuz. Let me ask you a question. Why these two terms were in news recently? और अगर आपने कल रात की न्यूज़ देखी होगी तो कल एक और न्यूज़ फ्लैश हुई थी कि इजराइल पे कल उनके इलेक्ट्रिक ग्रिड पे एक साइबर अटैक हुआ है. ये तीन न्यूज़ क्या इंटर रिलेटेड हैं? क्या आपको आज के हिंदू में कुछ ऐसा देखने को मिला कि सडनली इंडियन एम्बेसी एक्टिव हो गई है और इजराइल में फंसे हुए कई सारे ऐसे माइग्रेंट लेबर्स थे जिनको निकालने की बातें की जा रही हैं? क्या किसी शिप का नाम शिप एरिस करके है, वो न्यूज़ में है आज के? आपने अगर आज का हिंदू का फ्रंट लाइन देखा होगा, मतलब फ्रंट पेज देखा होगा, तो आपको ये सब नाम मिले होंगे कहीं ना कहीं. तो सडनली ऐसा क्या हो गया ईरान में वॉर? तो लाइक ईरान बैक्ड Yemen Houthi rebels based war that is going on in Israel as well as in the Gaza Strip and whatever that is been continuing since the last 6 months. 6 महीने से अप्रोक्सीमेटली वॉर चल रहा है. हमने इस पर डिस्कशन भी किया था, बजट भी पढ़ाया था, वहाँ पे कहा था एक रेड सी क्राइसिस चल रहा है. तो सडनली कल ऐसा क्या हो गया कि ये चीज़ें न्यूज़ में आ गई हैं? जस्ट रिवाइंडिंग कुछ न्यूज़ को थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं. मैंने आपको रेड सी क्राइसिस के बारे में पहले ही बता दिया था. मैंने आपको बता दिया था हाउथी रिबल्स नाम की एक एथनिक कम्युनिटी है जो कि यमन में बेस्ड है और उनको ईरान वाले सपोर्ट कर रहे हैं टू वेज अ वॉर इन इजराइल. और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इजराइल ने गाजा पे स्ट्राइक की थी, मिसाइल्स की स्ट्राइक की थी. और इजराइल पागल तो नहीं बैठे बैठे स्ट्राइक कर देगा, क्योंकि गाजा वालों ने क्या किया था, गाजा में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली कहते तो खुद को पॉलिटिकल पार्टी है, 2 पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ की. वैसे तो हमस है और द अदर वन इज फतेह, बट फतेह वाले थोड़े से आराम से पीसफुल लोग हैं और जो हमस वाले हैं वो थोड़े वायलेंट है, एग्रेसिव है, इसलिए उनको कई बार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है. तो हमस वालों ने क्या किया था, गाजा में बेस्ड है, गाजा आपको पता है ये ईस्ट में पड़ती है, वेस्ट में देख लो मैप में, पहले भी पढ़ चुके हैं. तो इन लोगों ने इजराइल पे मिसाइल से अटैक किया था और संडे वाला दिन था, उनका कोई इजरायली का फेस्टिवल चल रहा था, उन्होंने लिटरली ब्रीच कर दिया, अंदर तक घुस गए और वहाँ बहुत सारे बच्चों को और वुमेन को किडनैप करके ले गए. इट लेड टू द इनिशिएशन ऑफ द वॉर, जिसके बाद में इजराइल ने बहुत सारी मिसाइल को दागना शुरू कर दिया और 6 महीने से लड़ाई चल रही है. अब हो क्या रहा था कि इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान अभी तक बैक स्टेज पे खेल रहा था. ठीक है, सबको पता था कि ईरान बैक कर रहा है इस पूरे युद्ध को. ठीक है, उसने क्या किया था, हाउथी रेबल्स को हथियार पहुंचाना शुरू किए, उनको एक तरह का पॉलिटिकल मोमेंटम दिया और ग्लोबल स्टेज पे भी इनको सपोर्ट करना शुरू किया. बहुत आसपास के कई अरबिक कंट्रीज थे, उन्होंने भी इसको, सऊदी अरबिया वगैरह भी इन्वॉल्व हो गए थे उसमें, लेकिन फ्रंट पे कोई नहीं आया था. कल पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इजराइल में साइबर अटैक हुआ है, ठीक है, तब कहीं ना कहीं ऐसे लिंक निकाले गए कि ये ईरान बेस्ड था. इससे पहले भी 2 महीने से साइबर अटैक हो रहे थे. और एक चीज कल और आती है कि आज मैं सब सुबह उठ के न्यूज़ देखा तो 2-3 घंटे पुरानी न्यूज़ दिखा रहा था, अल जज़ीरा ने भी कवर किया था, हिंदू ने भी कवर किया था कि ईरान ने सडनली क्या किया, मिसाइल अटैक कर दिया है. ठीक है, मिसाइल दाग दी है सीधे से इजराइल पे, यानी कि फुल स्केल वॉर होने की संभावना है. तो ईरान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हो क्या रहा था, जब इजराइल गाजा पे अटैक कर रहा था तो साथ साथ में यहाँ पे लेबनान और सीरिया भी इंगेज हो गए थे. ये दोनों भी इजराइल के साथ में लड़ रहे थे. तो भाई इजराइल भी तो रिटेलिएट करेगा. इजराइल ने भी कुछ मिसाइलें सीरिया पे भी दागी थी, कुछ लेबनान पे भी दागी थी. तो हुआ ये था कि जब उसने सीरिया पे मिसाइल्स को गिराना शुरू किया तो वहाँ पे जो ईरानियन एम्बेसी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी. और वहाँ ऐसा बताते हैं कि वहाँ पे ईरान के कुछ सोल्जर्स वगैरह थे, 16-17 लोग थे, वो मर गए थे. ठीक है, वॉर चल रहा है तो लोग तो मरेंगे, जाने जाएंगे, ऑब्वियसली बात, दोनों साइड के साथ कैजुअलिटीज होती हैं. तो ईरान ये कह रहा है, मतलब जो उनका इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प है, इसने कहा है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवेंज दैट वी आर सीकिंग फ्रॉम इजराइल. इसके चलते इन्होंने कल वहाँ पे मिसाइल अटैक कर दिया. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या समझने की कोशिश करिए. जो बिडेन का आज स्टेटमेंट आया सुबह, उसने यूनाइटेड किंगडम, कुछ यूरोपियन कंट्रीज और साथ साथ में कुछ जो आप उसके नेटो अलायंसेज हैं, उसके साथ साथ में G7 कंट्रीज का भी नाम कल फ्लैश हुआ है कि ये सारे कंट्रीज मिलके एक ऑपरेशन शुरू करेंगे एंड दे विल बी लाइक डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द यू कैन कॉल इट, अभी तक प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, अब ये लोग डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगे. यानी एक तरफ आपके कौन होंगे, यमन हाउथी रेबल्स, गाजा वाला हमस, और एक तरफ आपका ईरान हो गया, ये सब अपना मिलकर लड़ रहे हैं. और दूसरी पार्टी में कौन से हो जाते हैं, G7 कंट्रीज, और जहां तक पॉसिबिलिटी है कि नाटो भी इसमें इन्वॉल्व होने वाला है. हालांकि मैंने इसको स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि ये न्यूज़ सुबह ही फ्लैश हुई थी. ठीक है, बट फिर भी इस पर थोड़ी नजर रखिएगा. आज का हिंदू देख लीजिएगा थोड़ा सा फ्रंट पे. और यहाँ पे एक न्यूज़ और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 1 महीना पहले एक न्यूज़ फ्लैश हुई थी कि इंडिया में स्पेशली उत्तर प्रदेश से उन्नाव वगैरह का नाम फ्लैश हुआ है हिंदू में आज. ठीक है, तो वहां से कई सारे जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स होते हैं यानी लेबरर्स वगैरह हैं, उनको इजराइल में हम लोगों ने
भेजा था, हम लोगों ने क्या भेजा था, मतलब गवर्नमेंट एक तरह से एक काइंड ऑफ स्कीम चला रहा था कि अगर कोई इंडिया से जाना चाहे माइग्रेंट वगैरह के तौर पे, लेबर के तौर पे बेसिकली आप कह सकते हैं, तो इसराइल में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है तो वो जा सकता है। तो यहाँ से बहुत सारे लोग पहुंच गए वहाँ पे। अब क्योंकि फुल स्केल वॉर हो गया तो ये लोग वहाँ ट्रैप हो गए, फंस गए हैं। बेसिकली उन्नाव का नाम उन्होंने हिंदू में दिया हुआ था, लखनऊ के पास उन्नाव पड़ता है आपका, कानपुर और लखनऊ के बीच में। तो उनको निकालने की बात हो रही है। और लोग फंसे कहाँ हैं, एक शिप पे ये लोग आ रहे थे, और जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पड़ता है, जो बेसिकली पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, या आप मैप एक बार देख लेना, ऐसे करके बना हुआ है ना, लाइक समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे आपका पर्शियन गल्फ हो जाता है और यहाँ पे आपका अरेबियन सी हो जाता है। तो ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ऊपर ईरान पड़ेगा और नीचे साइड में, ईरान का पूरा नाम पर्शिया था, आपको पता ही है, तो इसीलिए इसको पर्शियन गल्फ बोला जाता है। और ये जो हिस्सा है ये ओमान है, ठीक है। तो ओमान और ईरान के बीच का जो एरिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो अब होगा क्या कि अपकमिंग एग्जाम के लिए हो सकता है रेड सी के साथ साथ ये पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अरेबियन सी, ये वाला जो रीजन है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ईरान वॉर में इन्वॉल्व हो रहा है। यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर से रिलेट करते हैं ज्योग्राफी को, ठीक है। अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है बेसिकली मैप बेस्ड, तो बेसिकली इट इज लाइक कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी बैकनिंग करंट अफेयर से होती है। तो करंट अफेयर में ऐसा कुछ भी फ्लैश हो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज। और बाकी अब आने वाले वीक में इससे रिलेटेड और सारी कई चीजें आपको सुनने को मिलेंगी, जैसे नाटो वगैरह का नाम बार बार फ्लैश होगा, तो देख लेना नाटो के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, ठीक है, नाटो के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, और साथ साथ में नाटो बेसिकली है क्या, कि सिर्फ यूरोपियन कंट्री का अलायंस है, वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो किस चीज़ से डील करता है, मतलब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ ऐसे देशों का समूह है जिसमें कुछ अमेरिकन, मतलब नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं और कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक अलायंस बना के बैठे हैं कि अगर हमारे किसी एक मेंबर पे अटैक हुआ तो इट विल बी रिगार्डेड एज द अटैक ऑफ एंटायर नाटो, और पूरा नाटो बरैया छत्ते की तरह युद्ध करने पहुंच जाएगा, ठीक है। तो नाटो के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि ये फ्लैश हो चुका है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो लास्ट वीक आई थिंक अप्रैल के फर्स्ट वीक में फ्लैश हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए इस साल दो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं। एक तो आपको पता है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी दैट इज यूएसए, एंड वन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ये दो नाम आप याद रखिएगा, दैट इज इंडिया, ठीक है। क्योंकि जब भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट मिलते हैं तो उनके बीच में जो पहली बात होती है, इंडिया से यही कहा जाता है कि इफ यू आर द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, 1776 में अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला था, तभी वो आपका डेमोक्रेटिक बन गया था। और पहला आपको पता ही अमेरिकन रेवोल्यूशन वगैरह वहीं हुआ था, अमेरिकन रेवोल्यूशन समवेयर ऑफ द 1770s, इट इंस्पायर्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789, ठीक है। तो अगर क्रोनोलॉजी है तो अमेरिकन रेवोल्यूशन पहले हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन बाद में हुआ था, और इंस्पिरेशन अमेरिकन ने फ्रेंच वाले को दी थी, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। साथ साथ में अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी बन जाती है। इंडिया जो थी यहाँ पे डेमोक्रेसी तो नहीं, यहाँ रिपब्लिक रही थी, ये हमने रिपब्लिक डे वाले में डिस्कस किया था। और हम लोग यंगेस्ट भी कह सकते हैं, और साथ साथ में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इसलिए क्योंकि हमारा पॉपुलेशन दुनिया में 1.4 बिलियन तो हो ही चुका है, चाइना को भी सरपास कर ही चुके हैं लास्ट ईयर, ठीक है। तो हम लोग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अमेरिका वाले ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं। और इन दोनों ही कंट्रीज में इस साल इलेक्शन होने वाले, इंडिया में आपको पता ही अभी मई जून में शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो भी जैसे डेट डिक्लेयर होती है। तो अब हो क्या रहा है कि इलेक्शन और माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट का रिलेशन क्या है। एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट ने एक साइबर अटैक्स को लेके एक रिपोर्ट जारी की है। आप जैसा मैप देख रहे हैं इसमें यह कहा गया है कि अभी ताइवान में इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, और ऐसा माना गया है कि चाइना ने ताइवान के इलेक्शंस में हाई लेवल पे साइबर अटैक्स के थ्रू एक वोटिंग पैटर्न पे मैनिपुलेशन किया है, वोटिंग मैनिपुलेशन किया, अभी हम मैनिपुलेशन किया है, अभी आगे देख लेंगे ये क्या है। इसके साथ साथ में फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, आपको कुछ कलर दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, मोस्ट टारगेटेड एंड द लीस्ट टारगेटेड। जितना गाढ़ा कलर है उतना द लेवल ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द अटैक उतनी ज्यादा इंटेंस है, ठीक है। तो ताइवान इज मोस्ट सीवियरली इंपैक्टेड, फिलीपींस, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया ये भी मिडिल में कहीं आते हैं, मलेशिया भी सीवियरली और उसके बीच में आता है, और इंडिया और नेपाल में भी आपको ऐसे हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है। इसमें यूएस को नहीं इंक्लूड किया गया है, फोटो मैंने वहीं से ली थी जो मतलब इन्होंने न्यूज़पेपर वगैरह में डाली थी। साथ साथ में स्पेसिफिकली दो कंट्रीज का मेंशन इस रिपोर्ट में था, इंडिया और यूएस, क्योंकि ये दो मतलब मैंने कहा नहीं ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी दोनों पढ़ते हैं, और साथ साथ में ये दोनों कंट्रीज जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। इन दोनों में जो भी इलेक्शंस होने वाले हैं ये भी बहुत ज़्यादा ग्लोबल पॉलिटिक्स को अफेक्ट करेंगे। इंडिया में कौन सी पार्टी आएगी सबको पता है, ठीक है, जो भी हो सकती है, इलेक्शंस आर हाईली लाइक अनप्रिडिक्टेबल, बट स्टिल थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही जाता है। और वहाँ पर भी यूएस में भी आपको पता है रिपब्लिकन आएंगे कि डेमोक्रेट आएंगे, बट स्टिल अगर यहाँ साइबर अटैक हो रहे हैं, वोटिंग मैनिपुलेशन हो रहा है। वोटिंग मैनिपुलेशन कैसे होता है, अगर मैं कहूँ कि 2016 और 17 के आसपास किसी कंट्री में रेफरेंडम हुआ था, आपको कुछ ऐसा याद है? ये पहला ऐसा केस था जहां पे देखा गया था कि इंटरनेट का यूज करके कैसे वोटिंग या वोटर्स को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। आपने एक ब्रेक्जिट के बारे में सुना होगा,
ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ये 2016 में हुई थी। तो ये पहला ऐसा केस पाया गया था जहां पे कैम्ब्रिज एनालिटिका वगैरह कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज में आए थे जहां पे ऐसा कहा गया था कि इन्होंने वोटर्स के दिमाग को ऐसा मैनिपुलेट किया कि दे वर वोटिंग ऑन सर्टेन डिजायर्ड पैटर्न्स। जैसे मान के चलिए कि कुछ ऐसे पावरफुल एलीट कॉर्पोरेट्स थे जिनका ये मानना था कि ब्रिटेन शुड एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, क्योंकि हो क्या रहा था कि यूरोप के कई ऐसे कंट्रीज थे लाइक इटली एंड ग्रीस जो कि बेसिकली जिनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे जा रही थी, और यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अगर एक कंट्री में इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया है या कुछ ऐसा मतलब कुछ रिसेशन का फेज देखा जा रहा है, तो जो बड़े कंट्रीज हैं उनके बिग ब्रदर हैं वहाँ पे, वो उसको हेल्प करेंगे, उनको बेल आउट पैकेज देंगे, समथिंग लाइक दैट। तो हो क्या रहा था कि इंग्लैंड और ब्रिटेन वगैरह में वहाँ पे मतलब ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और बाकी जो ग्रीस वगैरह में, इटली वगैरह में जो इकोनॉमिक रिसेशन का फेस आया था, तो इन लोगों को बेल आउट पैकेज देना पड़ता था, तो उनकी इकोनॉमी थोड़ा बहुत सफर कर रही थी। तो जो ब्रिटेन के जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका ये मानना था कि वाई शुड वी सफर फॉर द पैनिक्स ऑफ ऑल द लाइक ऑल द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ ग्रीस एंड इटली। ठीक है, तो इन लोगों ने ब्रेक्जिट को सपोर्ट किया कि ब्रिटेन शुड टेक अ एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन सो दैट वी डोंट हैव टू बियर द रिपरकशंस और द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर इकोनॉमिक मिसफॉर्च्यून्स। ठीक है, तो एक मतलब वहां पे कॉन्सेप्ट है रिफरेंडम का। रिफरेंडम और प्लेबिसाइट आपको पता ही है, पहले भी पढ़ा चुके हैं। प्लेबिसाइट होता है जब किसी कंट्री या किसी ज्योग्राफिकल एंटिटी को अपना पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करना, उसके बेसिस पे वो वोटिंग करें। इट इज द वन ऑफ द फीचर ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, ये प्लेबिसाइट होता है। रेफरेंडम क्या होता है? जब किसी एक बेसिक इशू पे लोगों की वोटिंग हो कि ये चीज होनी चाहिए कि नहीं। अब मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड कर दे, ठीक है, कि जो इलेक्शन है वो 5 साल में होने चाहिए कि 6 साल में होने चाहिए, हम लोगों का एक जनादेश लेना चाहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे आप? रेफरेंडम कहेंगे। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि मणिपुर और जम्मू कश्मीर या तमिलनाडु इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, वहीं के लोकल लोगों में एक वोटिंग करा ले। ठीक है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेशन, मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। प्लेबिसाइट जो होता है वो ज्योग्राफिकल फ्यूचर के बारे में ही होता है। ठीक है, किसी कंट्री का ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होने वाला है, कि दे शुड रिमेन एज अ पार्ट ऑफ इंडिया और दे शुड बी डिक्लेयर्ड सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। जैसे कई स्टेट जो होते हैं ऑटोनॉमी की बात करते रहते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर वोटिंग कराई जाए वहां के लोगों के बीच में तो उसे आप प्लेबिसाइट कहेंगे, और अगर किसी इशू के लिए किया जाए तो उसे रेफरेंडम कहा जाएगा। तो रेफरेंडम की बात हमने किस कॉन्टेक्स्ट में की थी? अभी ब्रेक्जिट के कॉन्टेक्स्ट में। हालांकि वो टेक्निकली एक तरह से प्लेबिसाइट तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ज्योग्राफिकल सेपरेशन नहीं हो रहा था। तो रेफरेंडम था, एक छोटा सा इशू था कि ब्रिटेन शुड रिमेन अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन और नॉट। अब हुआ क्या कि जब वोटिंग होनी थी उससे जस्ट पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका वगैरह ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड का यूज करके और जो मीम्स वगैरह बनाते हैं इन सब चीजों का यूज करके लोगों के दिमाग में ऐसा एक परसेप्शन बना दिया। ठीक है, आपको पता ही रहा, ओपिनियंस कैन बी मोल्डेड। ठीक है, आप सुबह उठते हो, आपके व्हाट्सएप पे सुबह से एक मैसेज आने लगता है कि जो एक नेता है वो बहुत ही बेवकूफ किस्म का है, उसके चुटकुले उस पर आने लगते हैं आपको। ठीक है, उसके कुछ पास्ट स्पीचेज ऐसे दिए हुए हैं जहां पे वो बहुत फनी से साउंड करता है। ठीक है, अब जैसे मैं ही क्लास में कुछ पढ़ाते हुए बोल रहा हूँ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, तो कई बार आपको थोड़ा सा इंगेज रखने के लिए, क्योंकि यूपीएससी के टॉपिक्स बड़े बोरिंग होते हैं, बड़े लेंदी होते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसको ईजी बनाने के लिए कई बार हमको थोड़े बहुत जोक्स बताने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत उसको फनी बनाना पड़ता है। अब कोई क्या कर दे कि उसमें बीच में एक छोटा सा इंस्टाग्राम पे रील बना के उसको क्रॉप करके डाल दे और वो कह दे कि जो सामने वाला टीचर है बिल्कुल बेवकूफ टाइप का, देखो चुटकुले सुनाता रहता है, पढ़ाता रहता है, ऐसा कई टीचरों पे टैग भी लगा है। तो इसका मतलब मैं बेवकूफ नहीं हो जाता हूँ, मैं फनी नहीं हो जाता हूँ। ठीक है, आई वाज जस्ट टेकिंग हेल्प ऑफ सर्टेन जोक्स टू मेक द क्लास मोर एंटरटेनिंग। ठीक है, ऐसे ही पॉलिटिशियन के साथ होता है। व्हेन दे आर गिविंग लाइक इमेजिन कर लीजिए वो 2 घंटे लगातार 3 घंटे किसी पॉलिटिकल रैली में बोल रहे हैं, तो कई बार लोगों को एंगेज करने के लिए बीच में चुटकुले सुना देते हैं। अब कोई इसको छोटा सा क्रॉप कर ले, ठीक है, और उसको इंटरनेट पे वायरल कर दे और लोगों के बीच में सर्कुलेट करना शुरू कर दे, तो एक पब्लिक परसेप्शन क्या बन जाएगा कि ये नेता बेवकूफ है। अगले 5 साल के लिए क्या कंट्री का पॉलिटिकल फ्यूचर हम इस पॉलिटिशियन या नेता को दे सकते हैं? ठीक है, तो ऐसा हर पार्टी के साथ किया जाता है। आपको पता है जो हमारे इनकम्बेंट पीएम है उनके ऊपर भी ऐसे बहुत सारे जोक चलते हैं, जो अपोजिशन वाले उनके ऊपर भी बनते हैं। हर पॉलिटिकल लीडर जो कि पब्लिक डोमेन में है उसके ऊपर इस टाइप के मीम्स, फनी चैट्स और ये सब बनते हैं। अब यहाँ पब्लिक परसेप्शन कैसे मोल्ड होता है? ठीक है, इंडिया में एक चीज मिसिंग है इंडियन डेमोक्रेसी में, दैट इज द पॉलिटिकल डिबेट। आपको पता है जब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं तो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टीज के जो कैंडिडेट होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं, उसको लाइव टीवी पे रिकॉर्ड किया जाता है, वहां पे पब्लिक भी बैठती है और वहां उनको कुछ इश्यूज दिए जाते हैं। जैसे अगर आप प्रेसिडेंट बने तो फॉरेन पॉलिसी के एक इशू पे आपका क्या स्टैंड होगा, मिडिल ईस्ट में आप आर्मी को कितना इंगेज करेंगे, ठीक है, इजराइल को लेके हमारी, पैलेस्टीन को लेके हमारी क्या पॉलिसी होगी, या साउथ एशिया में हम लोगों का कितना इंगेजमेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां के ऐसा माना जाता है जो पॉलिटिशियन है वो बेसिकली या तो लॉयर्स हैं, दे आर हाईली लाइक एकेडमिशियंस एंड स्कॉलर्स, काफी पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, और इंडिया में जो आपको पॉलिटिशियन देखिए उनकी
मतलब कुछ एक को छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो हमने ऐसी प्रिस्क्राइब की नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो अनपढ़ भी होगा, शिक्षित भी होगा, कोई डकैत होगा, कोई बिहार से आया, कुछ भी आया, एवरीवन कैन पार्टिसिपेट। यहाँ डेमोक्रेसी का ये मतलब बना हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि उनको वैश्विक मुद्दों पर कोई विशेष जानकारी नहीं होती है, दे आर नॉट अवेयर। अभी आप किसी नॉर्मल पॉलिटिशियन को, MP को पकड़ लीजिए, उससे कहिए डिमोनेटाइजेशन के क्या साइड इफेक्ट थे और उसके क्या मेरिट थे, तो पहले पूछेगा डिमोनेटाइजेशन होता क्या है, उससे कह दिए पहली बार कब हुआ, तो उसने पहली बार नाम ही नहीं सुना होगा, ठीक है। और स्टिल ही विल बी इलेक्टेड टू एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिटिंग इन द पार्लियामेंट एज MP और इन द असेंबली एज MLA फॉर द नेक्स्ट 5 years। ही विल बी डिसाइडिंग योर पॉलिटिकल फ्यूचर, आप पे टैक्सेस कितने लगाने, कौन सी स्कीम पॉलिसी बननी है, लेकिन उसको जानकारी नहीं होती है, क्योंकि दे आर बेसिकली लेमैन। उनको समझाने के लिए वहां पे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट बना हुआ है, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स का बना है, जिनको हेल्प और असिस्ट करता है। यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस इज अ काइंड ऑफ प्रेसिडेंशियल, वहां हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। वहां पार्टी को वोट आप नहीं देते, वहां व्यक्ति का चुनाव होता है। तो वहां पर एक पॉलिटिकल डिबेट का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वहां पे दोनों कैंडिडेट आमने सामने बैठेंगे, डिबेट और डिस्कशन करेंगे और लोग उनको सुनते हैं। फिर लोग ये डिसाइड करते हैं इसमें से कौन सा आदमी बुद्धिजीवी और कौन सा आदमी बेवकूफ है। अच्छा, कई बार ऐसे भी लोग पब्लिकली मोल्ड हो जाते हैं, कुछ लोगों को फनी और चुटकुले वाले लोग चाहिए, वो उनको चुन लेते हैं। अब आप समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन कैसे मोल्ड हो रहा है। यूएस में आप ज्यादा पब्लिक ओपिनियन मोल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो डिबेट डिस्कशन हुआ है पूरा लाइव टीवी पे पड़ा है, लोग पूरा देखते हैं अपना। लोग भी वहाँ पे जो वोटर्स हैं वो भी, उनका एजुकेशन लेवल हमारे से तो अच्छा ही है कुल मिला के, ठीक है। इंडिया में परेशानी क्या है कि यहाँ पर लोग न्यूज़ के लिए व्हाट्सएप प्रीफर करते हैं। इंडिया के लोग आजकल फेसबुक पे न्यूज़ पढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम की रीलें देख देख के सोच रहे हैं मुझे वैश्विक मुद्दों पे जानकारी मिल जाएगी, ग्लोबल इशू पे मिल जाएगा। सी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑल द सोशल मीडिया साइट्स, दे आर बेसिकली फॉर एंटरटेनमेंट। वो पढ़ाई करने की जगह नहीं है। मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा था हमने व्हाट्सएप मेंस आ रहा है तो हमने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है, वहाँ बच्चों को एजुकेशन देते हैं, वहाँ पे फाइलें देते हैं। यूट्यूब इज अ डिफरेंट थिंग, यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पूरा 1.5-2 घंटे का लेक्चर पड़ा होता है। इंस्टाग्राम की रीलें कितनी 30 सेकंड की, 15 सेकंड की होती हैं, वहाँ आपको कौन सा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। हाँ, हालांकि ऐसा हो सकता है कि कुछ एक छोटा सा सेगमेंट क्रॉप करके वहाँ पे डाल दिया जाए, कुछ इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ हो वगैरह, या कोई फनी मूवमेंट हो आपको इंगेज करने के लिए वहाँ डाल दिया जाए, बट आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना मिलेगी इंस्टाग्राम के रील से, ठीक है। बट इंडिया में लोगों का परसेप्शन ये, वो सोशल मीडिया का मतलब ही उनके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड द व्हाट्सअप, यहाँ से ये लोग न्यूज़ गैदर करते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक मोल्डिंग बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। जैसे इलेक्शन आएंगे, अभी कल परसों एक फोटो वायरल हुई कि जो बनारस का जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, वहाँ पे जो लोग मतलब पुलिस जो है वहाँ पे पोस्टेड हैं, उनको मतलब पुलिस यूनिफॉर्म में ना पहन के उनको सिविलियन यूनिफॉर्म में उनको खड़े दिखाया गया था, और भस्म और भभूत वगैरह लगाए हुए थे, चंदन वगैरह लगाए हुए थे, तो और नंगे पैर थे, मतलब उन्होंने बिल्कुल सिविलियन की तरह कपड़े पहने हुए थे। तो किसी ने, मतलब कोई यूपी के ही पॉलिटिशियन है, कुछ बिहार के पॉलिटिशियन, उन्होंने मजाक उड़ानी शुरू कर दी कि आने वाले टाइम पे लोग त्रिशूल लेके खड़े हो जाएंगे वहाँ पे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, टेम्पल एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वहाँ आप शूज पहन के, यूनिफॉर्म पहन के, आर्म्स पहन के तो नहीं जा सकते हो, सीधी सी बात है। साउथ के आप किसी टेम्पल को विजिट करिए, वहाँ पे एक ड्रेस कोड होता है। तो कहने का मतलब है पब्लिक मोल्डिंग ऐसे की जाती है कि आप किसी चीज को आउट ऑफ द ट्रैक, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लेके हंसी मजाक बना के रख दीजिए। कोई बहुत सेंसिटिव इशू हो सकता है, ठीक है, आपको जानकारी नहीं, आपने मजाक बना दिया, लोगों का थोड़ा दिमाग वैसे ही हो जाता है। फिर जब वो वोट देने जाएंगे तो उनके दिमाग में वही चुटकुला चल रहा होता है कि हम इस नेता को वोट देंगे, इसने तो ये चुटकुला सुनाया था, उस नेता को देंगे वो तो इतना बड़ा बेवकूफ है, उस नेता का हमने ये वीडियो देख लिया था। तो इसे कहते हैं पब्लिक मोल्डिंग ऑफ ओपिनियंस। तो जो माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो इसी पे था। इसमें प्रॉपर मीम्स वर्ड को यूज किया है। मैं इतनी देर से आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। दे हैव प्रॉपर्ली यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड, दैट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी इस वर्ड का मतलब देख लेंगे, ठीक है। मीम्स लाइक मीम वीडियोस, इन सब का यूज किया जाएगा टू मैनिपुलेट द वोटिंग बिहेवियर बोथ इन यूएस एज वेल एज इन इंडिया, क्योंकि ये दोनों ऐसे कंट्रीज हैं जहां का पॉपुलेशन बहुत अच्छा खासा है और ये सोशल मीडिया पे हाईली एक्टिव रहते हैं। अब आप इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा देखिए, और इसमें बार बार 2 कंट्रीज का नाम उठाया गया, एक चाइना और एक नॉर्थ कोरिया का। कहा गया ये 2 कंट्रीज हैं, दे आर यूजिंग सम साइबर अटैक्स टू मैनिपुलेट द वोटिंग पैटर्न इन दीज 2 पर्टिकुलर कंट्रीज। तो चाइना इज यूजिंग the fake social media accounts to poll voters on what divides them most to sow the division and possibly influence the outcome of the US presidential election in their favor। अब देखिए, आपको पता ही है यूएस में 2 पॉलिटिकल पार्टी, मतलब 2 बेसिकली पार्टीज, 2 पार्टी सिस्टम चलता है, डेमोक्रेट है, रिपब्लिक है। तो अभी कौन से चल रहे हैं? रिपब्लिक चल रहे हैं ना। जो बिडेन आपके रिपब्लिक से आते हैं, इससे पहले वाले डेमोक्रेटिक थे। ट्रंप ने पहले ही बोल दिया था कि देयर विल बी ब्लड बाथ अगर मुझे चुना नहीं गया, ठीक है। अब चाइना ये देखेगा कि मेरे फेवर में डेमोक्रेट हैं, रिपब्लिकन है, ठीक है। सबको पता है रिपब्लिकन्स आर हाईली कंजर्वेटिव, जो बिडेन जो है हाईली कंजर्वेटिव है, लेकिन रीसेंट जियोपॉलिटिकल स्टैंड उसका ऐसा चल रहा है कि उसने अफगानिस्तान से भी विड्रॉ कर लिया था। इजराइल में भी जिस लेवल पे एक डेमोक्रेट प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होता, उतना जो बिडेन इन्वॉल्व नहीं है। वो बस बयानबाजी करते रहते हैं, ठीक है, कि इजराइल पे ये हुआ तो हम ये कर देंगे, G7 को इन्वॉल्व कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल रियलिटी कुछ और है, ठीक है। तो हो सकता है चाइना रिपब्लिकन को सब फेवर या सपोर्ट करना चाहे, वो नहीं चाहेगा एक डेमोक्रेट आदमी जो है वो प्रेसिडेंट बने, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दिखता तो आपको बेवकूफ टाइप का है, लेकिन कुछ चीजों में उसका जियोपॉलिटिकल स्टैंड बहुत अच्छा होता है,
ठीक है, मैं उसको सपोर्ट या फेवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि लोगों ने उसका भी मजाक बना के रखा है, ठीक है, लेकिन अमेरिका फर्स्ट उसकी अप्रोच थी, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के चलते वो आया था। तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप उनके सब फेवर में हो चाइना के, या हो सकता है कोई रिपब्लिकन कैंडिडेट लाइक जो बिडेन उनके सपोर्ट में हो, तो चाइना देखेगा मेरे फेवर या सपोर्ट में जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट में कौन सा प्रेसिडेंट है, ये उसके फेवर में वोटिंग पैटर्न को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। China may use artificial intelligence generated content to manipulate the Lok Sabha elections in India following a trial run in the Taiwan presidential poll। अब आप समझिएगा, जो ताइवान है आपको पता है चाइना की वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी यही कहती है चाइना की कि हम और ताइवान अलग नहीं है, और कोई भी कंट्री जो हमसे मतलब रखना चाहता है उसे ताइवान को, जैसे आपको पता है तिब्बत का इशू है, ठीक है, कि तिब्बत इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। चाइना का ये मानना अगर हमसे डील करना, हमसे बात करनी है तो ये मान के चलो कि तिब्बत जो है हमारा हिस्सा है। सेम वे में जो ताइवान है आपका, जहाँ की कैपिटल ताइपे ही है, ताइवान आपको पता ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सुभाष चंद्र बोस से भी इसका कोई रिलेशन है, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो चाइना की वन चाइना पॉलिसी ये कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है, मेरे दोस्त बन के रहना है, राजा बाबू टाइप के कहते नहीं है, वी आर लाइक हैंगिंग आउट फ्रेंड्स, हिंदी चीनी भाई भाई, दैट काइंड ऑफ द थिंग, तो यू शुड रिगार्ड ताइवान एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। लेकिन अगर कोई कंट्री ये कहती है नहीं ताइवान अलग है, तिब्बत अलग है, चाइना अलग है, तो चाइना कहता है मेरी तुम्हारी कट्टी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो चाइना उस टाइप का आदमी है, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया था, अभी ताइवान में इलेक्शन हुए थे, ठीक है, ताइवान की गवर्नेंस सिस्टम अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, थोड़ा अलग टाइप का, फिर बहुत लंबा टॉपिक खिंच जाएगा, ठीक है। तो चाइना ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वहां पे वोटर मैनिपुलेशन करके देख लिया पहले भी, ठीक है। ये क्या करता है, आर्टिफिशियली जनरेटेड कुछ मीम्स क्रिएट करता है, कुछ ऐसे वीडियो सर्कुलेट करता है अपने फेवर में। अब आप कहोगे चाइना वालों को हमसे क्या मतलब है, वो आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस IT सेल वाले बैठ के बीजेपी पे मीम्स बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो चाइना जनरेटेड हो। चाइना ये चाहता हो सकता है कि कांग्रेस रूलिंग में आ जाए, ठीक है, क्योंकि जो अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है उसने जम्मू कश्मीर पे भी कुछ बोला है, उसने कुछ थोड़ा सा रीजनल ऑटोनॉमी की बातें करने की कोशिश की गई है, और बीजेपी इज वेरी लाइक एम्फसाइजिंग टू मच ऑन द टू मच आई एम यूजिंग कि हर चीज में ये वन इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, जो काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि काजी फेडरलिज्म एक बहुत अच्छी चीज है, रीजनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन चाणक्य को अगर आप याद करेंगे, कौटिल्य को कोट करेंगे, तो उसका यह मानना था कि जो पेरिफेरल स्टेट्स होते हैं, जैसे इंडिया में पेरिफेरल स्टेट्स कौन से आएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर है आपका, इधर आपका पंजाब हो गया, इधर आपका राजस्थान हो गया, जो पेरिफेरीज पे पड़ते हैं, ठीक है, गुजरात हो गया, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हो गए, या आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अगर आप साउथ में जाएंगे तमिलनाडु केरल का रीजन हो गया, ये बेसिकली एक्सट्रीम पेरिफेरी पे पड़ते हैं। इन पे हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए। उसका रीजन क्या है, दे आर द बॉर्डरिंग स्टेट्स। इनको आप बहुत ज्यादा अगर रीजनल ऑटोनॉमी दे दोगे तो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ये उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट सेक्शन और इन द जम्मू कश्मीर सेक्शन, ठीक है। तो बीजेपी का हमेशा से जियोपॉलिटिकल स्टैंड रहा है कि जो पेरिफेरीज पे हैं हम इन पे सेंट्रलाइज कंट्रोल बहुत ज्यादा रखेंगे। और मैंने पेरिफेरियल स्टेट्स की बात इसलिए की, अभी आपको पता है सोनम वांगचुक, ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिन पे 3 इडियट्स मूवी उन्हीं पे बेस्ड थी, आपको पता ही है। आपको पता है वो आमरण अनशन पे 14 दिन तक बैठे रहे थे। इस टॉपिक को हमने शायद लिया भी था किसी करंट अफेयर के सेशन में, ठीक है। सोनम वांगचुक की डिमांड क्या थी? अब आप कहेंगे वो तो आर्टिफिशियल ग्लेशियर क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो तो साइंटिस्ट टाइप के आदमी हैं, तो वो पॉलिटिकल मैटर्स में क्यों बोल रहे हैं? उनका ये कहना था कि जम्मू एंड कश्मीर का जब रिऑर्गेनाइजेशन हुआ तो एक स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर जिसका बाइफर्केशन करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए, जम्मू कश्मीर एंड द अदर वन वाज लद्दाख। यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट यही होता है, इट विल बी सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर वहां बिठा दिया जाएगा, जिसको आप लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल सकते हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसकी पूरी मतलब पकड़ किसकी होती है? प्रेसिडेंट की होती है, मतलब कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की होती है। मतलब यूनियन इज कंट्रोलिंग बेसिकली दी यूनियन टेरिटरी, तब इसको यूनियन टेरिटरी बोला जा रहा है। वहां पे स्टेट असेंबली नहीं होगी। लेकिन इंडिया में आपको पता है कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे पौंडीचेरी हो गया, आपका दिल्ली हो गया, इनको स्पेशल 239A, 239AA, 239AB में स्पेशल कुछ एफिलिएशन मिला हुआ है, जिसके चलते यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ चुनाव होते हैं, सीएम बनाया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जब जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन किया तो जम्मू कश्मीर में तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी, हालांकि वहां इलेक्शन नहीं हुए अभी तक, कोई नया सीएम नहीं बना है, लेकिन दे दिया जाएगा। और लद्दाख को इन्होंने प्रॉपर यूटी बनाया, जैसे बाकी यूटीज हैं, जैसे आपका लक्षद्वीप है या आपका पौंडीचेरी है या फिर आपका अंडमान निकोबार है, और भी कई सारे यूटी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, टोटल 8 पढ़ते ही हैं, ठीक है। अब लद्दाख की ये डिमांड है कि हमको यूटी से स्टेट का दर्जा दे दीजिए। अब यहां प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आप उनको स्टेट का दर्जा देंगे फिर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने की डिमांड होने लगेगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। वहां इलेक्शन होंगे और आपको पता है वहां का जो एथनिक पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है,
फिर वही प्रॉब्लम होगी जो अरुणाचल प्रदेश वाली प्रॉब्लम चल रही है। आपको पता ही है कि चाइना जो है वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दोनों रीजन में इंटरफेरेंस इसी बेसिस पे करता है कि वहां की पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है और उनका कहीं ना कहीं एक एथिकल अटैचमेंट तिब्बत को लेके है, क्योंकि इट इज द सीट ऑफ बुद्धिज्म। आपको पता है लामा वगैरह वहां के, तो इसीलिए इन दोनों रीजन्स पे चाइना अपनी होल्ड चाहता है। तो ये एक तरह की आगे चल के ऑटोनॉमी नहीं, सेशन को जन्म दे सकता है, अलगाववाद को जन्म दे सकता है। तो इन चीजों को रोकने के लिए पेरिफेरी को यूनियन अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। तो सोनम वांगचुक की डिमांडिंग द स्टेटहुड फॉर लद्दाख, इसलिए वो बेचारे भूख हड़ताल पे बैठे थे। गलत वो भी नहीं है, हर किसी को ऑटोनॉमी चाहिए, लेकिन इंडिया के स्ट्रेटेजिक और कई सारे कहते नहीं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के या अगेंस्ट में जाता है, इसलिए हम उनको इतनी ऑटोनॉमी नहीं दे सकते, लद्दाख को भी नहीं दे सकते, जम्मू कश्मीर को भी नहीं दे सकते। ठीक है, अब होगा क्या कि चाइना यहां पे क्या करेगा, आपको पता है बीजेपी का स्टैंड क्या है, वन इंडिया। ठीक है, जैसे वन राशन कार्ड वन इंडिया, ठीक है, वन पासपोर्ट वन इंडिया, वन मतलब हर चीज में उनको वन लगा देना, आपको पता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इंडिया इस मतलब जो इनकी इंडिया अलायंस बनी थी कांग्रेस वालों की, ये बीजेपी के काउंटर में जा रहे हैं हर चीज में। जो तुमने बोला है हम आएंगे तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। तो इन्होंने बार बार कहा ठीक है तुम्हारी रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड है, हम उसको सपोर्ट कर देंगे। तो आपको क्या लगता है चाइना यहाँ पे किसको सपोर्ट करेगा, बीजेपी को सपोर्ट करेगा या कांग्रेस को सपोर्ट करेगा? उसे तो रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए। तो अब जो इलेक्शन होंगे तो हो सकता है वो कुछ ऐसे मीम्स, आर्टिफिशियली जनरेटेड एआई इमेजेस, फेक वीडियोस ऐसे सर्कुलेट करना शुरू कर दे, ठीक है, जो वोटर्स के एक ओपिनियन होते हैं वो इस लेवल पे मैनिपुलेट होंगे। उनको लगेगा नहीं इंडिया के लिए इंडिया अलायंस जो है या अभी की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके जो अपोजिशन पार्टी है वो ज्यादा अच्छी है। तो कुछ भी कर सकता है मतलब चाइना, है ना। तो उसने ये एक कहते नहीं है एक डेमो करके देख लिया ताइवान के इलेक्शन में, ठीक है, उसको कुछ स्टॉर्म करके बोला गया था जो हुआ था, अभी आगे देख लेंगे उसको। लेकिन अभी फिलहाल वो यूएस और इंडिया के उसमें बात करेगा, इतना समझ में आ ही गया होगा। An analysis by the Microsoft Threat Intelligence has revealed that the Chinese state backed cyber groups with the support from the North Korea. Now, I told you that there are two countries जिनका नाम फ्लैश हो रहा है, एक ही one is China and the other one is North Korea. Would also attempt to target the posts in the United States and the South Korea. South Korea आपको पता ही है वहाँ पे डेमोक्रेसी है, नॉर्थ कोरिया में वहाँ पे ऑटोक्रेसी चलती है, ठीक है, वहाँ पे किंग जॉन उन उन्हीं का रूल चलता है। साउथ कोरिया में भी डेमोक्रेसी, यूएस इसको सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे भी इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। China's increasing experimentation in the augmenting memes, videos and the audio will likely continue and many prove more effective down the line. It has allegedly begun using the generative AI to create the sleek and engaging visual content. ठीक है, तो यही सब इसमें दिखाया गया। द इंक्रीज्ड यूज ऑफ चाइनीज एआई जनरेटेड कंटेंट इन द रिसेंट मंथ्स एम्स टू इन्फ्लुएंस एंड सो डिवीजन इन द यूएस एंड एल्सवेयर ऑन द रेंज ऑफ वेरियस टॉपिक्स। अब आप कहें अगर इंडिया की बात करें, इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, द लैंड ऑफ प्लूरलिटी। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे एथनिक डिवीजन है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन है, सोशल और क्लासेस के बेसिस पे डिवीजन है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की सेपरेशन की भावना को शो करना या बोना बहुत ही आसान होता है। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे आज 14 अप्रैल है, आज क्यों फेमस है 14 अप्रैल? और आपको पता है बी आर अम्बेडकर जयंती होती है, ठीक है। अब अगर चाइना चाहे तो यहाँ पे देखिए वोटर्स बिहेवियर को कैसे मैनिपुलेट करेगा, वो कुछ ऐसे मीम्स, कुछ ऐसे वो कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर देगा जो या तो बी आर अम्बेडकर को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत उनको ग्लोरीफाई करते हैं, या फिर उनको बहुत ज्यादा डिमीन करते हैं। आप समझिएगा, इसे कहते हैं सोइंग द रिफ्ट, किसी कहते नहीं क्या बोलते हैं, सेपरेशन के बीज बोना। ठीक है, आपको लगेगा कि ये बीजेपी या कांग्रेस आईटी सेल वाले कर रहे हैं, लेकिन कर वो चाइना रहा होगा। तो वो सडनली कुछ ऐसे मीम्स, कुछ ऐसे सर्कुलेट करना शुरू कर देगा जिसमें एक तरफ अचानक से बी आर अम्बेडकर को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा होगा। अब इससे क्या होगा कि कुछ इंडिया में ऐसी कास्ट और कम्युनिटी हैं जो इसको ऑफेंसिव ले सकती हैं। फिर वो या ऐसा कहना शुरू कर देंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो एक आदमी ने नहीं लिखा था, ठीक है, या फिर रिजर्वेशन पॉलिसीज या जो भी कुछ बनी है कहीं ना कहीं, ठीक है, वो उनके अपोज में गाली देना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अपर क्लास, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में ग्रिफ्ट बन जाएगी तुरंत, ठीक है। और अगर इन्होंने बी आर अम्बेडकर को डिमीन करना शुरू कर दिया तो तुरंत क्या होगा कि जो उनसे कम्युनिटीज अटैच हैं वो ऑफेंसिव फील करेंगी और वो अपर कास्ट को गाली देना शुरू कर देंगी। अब यहां पे परेशानी क्या होगी कि जो पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन के सपोर्ट में है उनके सपोर्ट में कौन जाएगा और जो अपोज में उनके सपोर्ट में कौन जाएगा। तो एक तरह से डिवीजन या सेपरेशन हो गया कि नहीं हो गया एक छोटे से मुद्दे को लेके। और इंडिया इज द लैंड ऑफ प्लूरलिटी, मैंने कहा यहाँ तो मुद्दों की कमी नहीं है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है। तो चाइना इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जब आप वोट डालने जाइए कभी तो छोटे छोटे मुद्दों पर कभी वोट मत डालिए, इस बेसिस पे वोट मत डालिए, कास्ट के बेसिस पे, कम्युनिटी के वोट पे। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स मिल जाते होंगे, बहुत सारे ऐसे पेजेस मिल जाते होंगे, बहुत सारे ऐसे क्लब्स मिल जाते होंगे जो एक कास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने देखे हैं कि ब्राह्मण महासभा बनी है, क्षत्रिय महासभा बनी है, वैश्य महासमुदाय बना हुआ है, तो वो अपनी कास्ट के अचीवमेंट को वहां ग्लोरीफाई करते हैं। क्षत्रिय कम्युनिटी वाले कहेंगे एक जमाने में एक राजा हुए थे, वो क्षत्रिय थे, वो ये करते थे। तो आप खुद ग्लोरीफाई तो कर रहे हैं, दूसरों को आप डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इन चीजों में पढ़ के, ऐसे चीजों को पढ़ के आप अपने दिमाग में ऐसा कोई परसेप्शन बताइए। वोटिंग कभी ऐसे मत करिए। अगर आपको वोटिंग करनी है तो आप बेसिक मुद्दों को पकड़ना शुरू करिए। जियो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं कि हम ये पार्टी बनेगी तो जियो पॉलिटिकल स्टैंड इसका क्या होगा, फलानी पार्टी बनेगी तो
इंडिया की रीजनल ऑटोनॉमी को लेके उनके क्या व्यूज होंगे, या पॉलिसी स्कीम कौन सी मतलब लेके क्या आ रही है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं उसी की बात आपसे कर देता हूं। सैम पिट्रोदा का कोई पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ है, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक बात कही है। आपने एक वर्ड सुना होगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, ये काफी पहले से न्यूज में चल रहा था। मेरे ख्याल से कांग्रेस का जो लास्ट टर्म था वही 2009 से 14 वाला, उसमें भी एक बात हुई थी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी इंडिया में रहने वाले ज्यादातर लोग बीपीएल हैं, आपको पता ही है। तो गवर्नमेंट ये श्योर करेगी कि हर किसी को एक बेसिक इनकम दी जा सके, मतलब 15,000 10,000 कुछ भी दिया जा सके, जिससे वो भूखे ना मरे। देखने में बहुत अच्छा लगता है कि देखो हर आदमी को जो है एक तरह की फ्री भी मिल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्ड बार बार यूज किया है फ्री भी, तो आपको फ्री भी थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। क्या एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम को आप फ्री भी रिगार्ड कर सकते हैं? फ्री भी क्या होता है? घर बैठे आपको खाने को मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह दे कि तुम कुछ काम करते हो या नहीं करते हो, तुमने कोई पढ़ाई लिखाई की है या नहीं की है, इट डजंट मैटर्स, बट स्टिल आपका जो अकाउंट बना हुआ है उसमें हर महीने 10,000 रुपए आ जाएंगे। तो देखिए कुछ लोग तो होते हैं, उनका ये मानना होता है कि यार मेरी एक सेल्फ आइडेंटिटी भी मैटर करती है, मैंने जीवन में पैदा हुआ तो नाम क्या कमाया। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, उनका ये यार सुबह उठ गए, चाय मिल जाए बेड पे, खाना दोपहर तक मिल जाए और रात में कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए, ठीक है, चाय समोसा कहीं से पैसा आ जाए, ठीक है। अगर 10-15 हज़ार में मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं तो क्या जरूरत है उठ के बाहर घूमने की। डेटा पैक बहुत सस्ते हो गए, ठीक है, 350 का पैकेज करा लो, महीना पर इंटरनेट चलाओ, 700 रुपए का करा लो, 3 महीने के लिए आपको 84 डेज का मिल जाएगा, ठीक है। इंटरनेट मिल ही रहा है फ्री में, दबा के 1-1.5 GB मिल रहा है, उसे चलाओ, खाने पीने को भगवान की दया से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कुछ हाथ पैर चलाने की क्या जरूरत है। तो क्या इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कुछ जीडीपी जनरेशन होगा, कुछ भी होगा? नहीं होगा। तो जो फ्रीबीज होती हैं ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को, क्योंकि इकोनॉमी काम ही करती है मोटिवेशन के बेसिस पे। अगर कोई मुझे ये कहते मैं दिन में इतना काम करूंगा मुझे इतना पैसा मिलेगा, तो मैं काम करूंगा ना, ठीक है। प्रोग्रेसिव बेसिस पे चलती है ना इकोनॉमी, ठीक है, जितना जो काम करेगा। इसीलिए जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती है उसमें ग्रोथ हमेशा बहुत ज्यादा होती है। ये कहा जाता है जितनी मेहनत करोगे, जितना काम करोगे, जितना एफर्ट डालोगे, उसी लेवल पे आपकी इनकम होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंट्री ये कहना शुरू कर दे कि अगर आप महीने में 50,000 से ऊपर कमाओगे तो गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट टैक्सेशन लगाते हुए 50,000 से ऊपर का पैसा समेट लेगी, और ये पैसा किसको देगी? जिनके पास पैसा नहीं है। तो आप कहोगे तो हम पागल थोड़ी ना यार कि 1 लाख 1.5 लाख के लिए मेहनत करें। हम भी क्या 20-30 हज़ार कमा लेते हैं, हमें इनकम टैक्स आना नहीं पड़ेगा। 1991 से पहले इंडिया का यही हाल था, इसीलिए इंडिया में कैपिटलिज्म वगैरह या कॉर्पोरेट वगैरह बहुत ग्रो नहीं करते थे, ठीक है। वो लोग कहते थे इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, इतना कमाने की जरूरत क्या है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो तो डायरेक्ट टैक्सेशन लगा के प्रोग्रेसिव टैक्सेशन चलते ही था, वो सारा पैसा खींच लेंगे और फ्रीबी के नाम पे, सोशलिज्म के नाम पे सब में बांट देंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ में क्या होता है कि जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन होता है या जिनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास भी कहीं ना कहीं काम करने का मोटिवेशन खत्म हो जाता है। वो कह रहे हैं यार गवर्नमेंट देती रही है, सब्सिडी देती रही है, गवर्नमेंट ने कह दिया एजुकेशन फ्री है, बच्चों की फीस देनी नहीं है, ठीक है, खाने का पैसा वैसा भी कुछ खास नहीं है, 2-3 रुपए में तो गेहूं चावल मिल ही रहा है, घर बैठ के खाओ आराम से, क्या दिक्कत है। और सरकार कह रही है 2-3 रुपए में चावल गेहूं तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ में 5-10 हज़ार रुपए महीने का वो और डाल देंगे। बेरोजगारों के लिए अनएम्प्लॉयमेंप अलाउंस बना हुआ है, तो लोग क्यों पढ़ाई लिखाई करना चाहेंगे, क्यों प्रिपरेशन में सर फोड़ेंगे? कहेंगे यार ठीक है महीने का 5,000 मिल रहा है, अपना सिगरेट चाय का खर्चा चल रहा है, खाने पीने का चल रहा है, थोड़ा बहुत अब तक माँ बाप ने पाल दिया, तभी सरकार पाल देगी, ठीक है। तो फ्रीबीज आर वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर एनी इकोनॉमी। अब कांग्रेस का ये कहना था कि यूनिवर्सल, इसलिए मैंने कहा ना ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, कि एक तरफ तो ये सोशलिस्ट मॉडल की ओर बात करती है कि हमारे देश में कोई पॉवर्टी में नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं मरेगा, शाम को कोई बिना खाए नहीं सोएगा। सुनने में बड़ा एक कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं मार्क्सिस्ट सोशलिज्म जो होता है इट इज अ यूटोपिया। ये कविता की तरह है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट आप उसको नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैसे पॉसिबल है कि आप एक आदमी से कह रहे हो तुम भैया खूब काम करो, इतना पैसा कमाओ, लाखों करोड़ों में पैसा कमाओ, और फिर वो पैसा उठा के सरकार को दे दो ताकि सरकार कुछ ऐसे लोग हैं जो लिटरली कुछ काम नहीं करना चाहते उनको बांट दे। प्रैक्टिकल नहीं है ना, आप नहीं करोगे काम, ठीक है। तो चाहे यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो या सोशलिस्ट मॉडल पे बनी हुई कोई भी स्कीम या पॉलिसी हो जो लोगों को फ्री भी देने का काम करे, ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती है। और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यही चीज डाल दी है। मैंने सैम पिट्रोदा की बात इसलिए की कि सैम पिट्रोदा ने एक स्टेटमेंट दिया था जो अभी रिसेंटली वायरल हुआ। अब मुझे ये श्योरिटी नहीं है ये वीडियो पुराना है कि नया है, क्योंकि जो इमेजेस आई थी वो काफी पुरानी सी लग रही थी, मतलब वीडियो भी सैम पिट्रोदा की जो अभी की इमेज है उससे नहीं मिलता जुलता है, लेकिन ये 2-3 दिन पहले वायरल किया गया है, ठीक है। अब पता नहीं ये चाइना वालों ने वायरल किया है कि किसी आईटी सेल ने वायरल किया है। उसमें सैम पिट्रोदा खुद ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस रूलिंग में आती है, ठीक है, तो इनकी जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की स्कीम है या ऐसी कोई भी लोग फ्री भी लेके आते हैं, इसका सबसे ज्यादा बर्डन जो है मिडिल क्लास पे पड़ेगा। अब आप कहेंगे मिडिल क्लास पे इसका बर्डन क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है कि टैक्सेशन 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेशन, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है कि आपकी प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग इनकम पे पड़ता है, जितना ज्यादा आप कमाएंगे, अगर आप इनकम स्लैब में आ गए तो आपसे एक्सेस पैसा जो होगा गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है, हायर रेट पे। जैसे अगर आप मतलब इतना मान लीजिए, जैसे आप साल का मान लीजिए 5 लाख कमा रहे हैं, जैसे बस एज्यूम करने के लिए, तो 5 लाख तक को गवर्नमेंट कहते हैं चलो ठीक है यार तुम टैक्स स्लैब से बाहर आते हो, तुमसे टैक्स नहीं लगे। जहां 5 लाख से ऊपर कमाते हो, 5 से 8 लाख के स्लैब में आए तो कहते हैं 10% टैक्सेशन है। 10 लाख से ऊपर कमाते हो या 8 लाख से ऊपर कमाते हो, गवर्नमेंट कहती है 20% टैक्सेशन है। और जहां 15 लाख से ऊपर कमाया साल का, गवर्नमेंट कहती है 30% टैक्सेशन है। तो आदमी क्या कहेगा 14 लाख पे आके रुक जाएगा, कहेगा यार 15 लाख से ऊपर कमाना नहीं, क्योंकि 30% तो गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है।
ये डायरेक्ट टैक्सेशन है, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेशन में चोरी हो जाती है, लोग अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट करने लगते हैं, स्पेशली इन द बिजनेस क्लास और इन द कॉर्पोरेट सेक्शन। ठीक है, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हो ना, 3-5 कर सकते हो। अब आपने ठेला लगाया है, आपने दुकान खोली हुई है, आपने 2 रजिस्टर मेंटेन कर रखे हैं, आप चोरी कर रहे हैं वहाँ टैक्स, अपनी इनकम को प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ आराम से आप अपनी इनकम को छुपा सकते हो। लेकिन एक सैलरीड पर्सन है जिसको हम मिडिल इनकम ग्रुप में काउंट करते हैं, ठीक है, जिसकी सैलरी आ रही है अकाउंट में, वो तो ये नहीं बोल सकता ना कि मेरी जो सैलरी है वो इतनी है, वो तो प्रॉपर बैंक रिकॉर्ड में पड़ी हुई है, गवर्नमेंट को भी पता है कि तुम्हारी सैलरी कितनी आती है, तो तुमसे पूछेगी थोड़ी ना, साल के एंड पे जब इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करना होगा, सब आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि भैया मेरी मंथली सैलरी इतनी है, मैं इतने इनकम स्लैब में आता हूँ, यहाँ चोरी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मिडिल क्लास पे डायरेक्ट इनकम टैक्स का भी प्रभाव पड़ता है और साथ साथ में इनडायरेक्ट इनकम टैक्स का भी प्रभाव पड़ता है। इनडायरेक्ट इनकम टैक्स ऐसा टैक्स है जिसको आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि होता कि आप कोई भी कमोडिटी, जैसे आप सिंपल से एक पेन लेने गए, अब इसके एमआरपी में ऑलरेडी आपको पता ही है कि जितने भी टैक्सेशन होते हैं, चाहे आपका वैट पहले लगता हो चाहे जीएसटी लगता हो, पहले से इंक्लूडेड होता है। तो आप ये तो नहीं दुकानदार को कहोगे ना जाके कि भैया मैं जीएसटी नहीं दूंगा, आपको देना पड़ेगा जितना उसका कॉस्ट देना पड़ेगा। तो जीएसटी बेसिकली क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इट इज अ कंजप्शन बेस्ड टैक्स। ठीक है, आप कोई चीज कंज्यूम करो, खा रहे हो पी रहे हो, आप चाहे भिखारी हो चाहे अंबानी हो, अंबानी भी जाके अगर एक बर्गर लेता है या किसी एसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाता है, उसको भी उतना ही जीएसटी देना पड़ेगा जितना कि एक नॉर्मल 10,000 कमाने वाले आदमी को, तो उससे आप बच नहीं सकते हो। लेकिन इसका बर्डन सबसे ज्यादा किस पे पड़ता है, मिडिल क्लास बंदे पे। क्यों? क्योंकि अंबानी कमा रहे हैं करोड़ों में, एक एक दिन का उनका करोड़ों का आ रहा है, और ये जो नीचे आदमी बैठा है इसने तो करोड़ तो छोड़ दिया, लाख रुपए एक साथ नहीं देखा होगा। ठीक है, ये महीने का 20,000 कमा रहा है, तो अगर उसको अपने वड़ा पाव पे या पाव भाजी पे या एक डोसा जाके खा रहा है, उस पर 50 रुपए का टैक्स देना पड़ता है जीएसटी। ठीक है, तो अंबानी के लिए तो 50 रुपए मैटर नहीं करता है, लेकिन ये आदमी जो 20,000 कमा रहा है इसके लिए 50 रुपए मैटर करता है, वो रोज जाके डोसा नहीं खा सकता है। ठीक है, आप समझ गए? तो चाहे डायरेक्ट टैक्सेशन हो या इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो, इसका सबसे ज्यादा बर्डन हमेशा मिडिल क्लास पे पड़ता है। तो सैम पिट्रोदा का यही कहना था कि जब भी गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है या फ्री भी देती है, इसका सबसे ज्यादा बर्डन, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा थोड़ा छाप रही है, पैसा तो आरबीआई छापती है और वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे छापती है, आपको पता ही है, गोल्ड रिजर्व एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो हवा में तो पैसा छाप नहीं देंगे कि चलो तुमको यूनिवर्सल बेसिक इनकम 10,000 महीने की देनी है, हमने घर में पैसा छापा, उठा के तुमको बांटना शुरू कर दिया, क्योंकि मार्केट में उतने रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, लोगों को फिर इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी यहाँ पे कि वो हाइयर टैक्सेशन लगाएगी, वो इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना शुरू कर देगी। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाएंगे तो उनके कॉर्पोरेट फ्रेंड्स नाराज हो जाएंगे, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ने का सबसे बड़ा रिपरकशन किस पे पड़ेगा, मिडिल क्लास पे पड़ेगा। तो अगर किसी भी कंट्री में सब्सिडी बहुत हाई लेवल पे है, ठीक है, या फिर फ्रीबीज बहुत ज्यादा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बार बार इंटरवीन करना पड़ता है, क्योंकि फ्रीबीज एंड सब्सिडीज दे पुट एडिशनल बर्डन ऑन द मिडिल क्लास। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्सेशन तो सब पे लगता है, लेकिन इंपैक्ट तो लोअर और मिडिल क्लास पे ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इन चीजों को ऐसा वायरल करके, सब चीजें करके मतलब यही मानना है कि वोटिंग पैटर्न को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, वही सब चीजें। बाकी दीज टॉपिक्स इंक्लूड, कौन कौन से टॉपिक हैं वो बताया कि चाइना वाले क्या क्या यूज कर सकते हैं। एक इंचिटी का इशू था नवंबर 2020 का, माओ वाइल्ड लाइफ, ये सब इशू दिए थे, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट यहाँ कुछ और था। स्टॉर्म 1367, आपके यूपीएससी के प्री में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि द वर्ड स्टॉर्म 1367 वाज इन न्यूज रिसेंटली, ये क्या था? इट पोस्टेड वीडियोज इन द Mandarin and in the English alleging that the United Nations and the India were responsible for the unrest in the Myanmar. एक्चुअली में स्टॉर्म 1376 कुछ नहीं था, जो आपके ये भी ताइवान वाले इलेक्शन हुए उसमें जो चाइना ने वोटिंग पैटर्न को मैनिपुलेट किया है, उस पर्टिकुलर चीज को स्टॉर्म 1367 बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि एक पब्लिक परसेप्शन या एक ग्लोबल इमेज बनाने की कोशिश की थी कि यूएस एंड इंडिया देवर डायरेक्टली इन्वॉल्व फॉर द अनरेस्ट इन म्यांमार। म्यांमार में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको हम लोगों ने भड़काया था। ऐसी कई चीजें करके ये लोग वोटिंग पैटर्न को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा उसके बारे में स्लाइड बनाई थी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। स्टॉर्म 1367 रिप्रेजेंट्स अ सोफिस्टिकेटेड साइबर थ्रेट ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द एक्टर्स एफिलिएटेड विद द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यानी बेसिकली स्टेट बैक्ड साइबर टेररिज्म का केस था ये। कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इनोवेटिव टैक्टिक्स इन द मैनिपुलेटिंग द पब्लिक ओपिनियन एंड एडवांसिंग द चाइनीज जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। और चाइना के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है? OBOR BRI, यही तो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है इसका, कि अपने को यूरोपियन मार्केट से कैसे कनेक्ट करना है, इंडिया को कितना सल्यूट कर देना साउथ एशिया में, ठीक है, और कैसे कैसे करके पूरा इंडियन ओशन में घुस जाना है, ये सब चाइना के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो इंडिया के पड़ोसियों को तोड़ने में कामयाब होता है। अच्छा, आपको पता है बांग्लादेश में एक मूवमेंट चल रही है, इंडिया आउट मूवमेंट, आपको पता ही है। वहां की जो शेख हसीना, उनका एक स्टेटमेंट आया था, वो इंडिया के सपोर्ट में रहती हैं एक्चुअली में, क्योंकि उनके जो पापा थे मुजीबुर रहमान, जब उनके टाइम पे बांग्लादेश लिबरेट हुआ था तो इंदिरा गांधी और इंडिया, आपको पता ही हम लोगों ने कितना इंटरवीन किया था, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से ऑब्लिगेटेड फील करती हैं, तो वो कभी एंटी इंडिया स्टेटमेंट नहीं देती हैं। लेकिन रिसेंटली आपको पता है मालदीव्स में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे लास्ट ईयर, उन्होंने इंडिया आउट मूवमेंट करके चलाई थी, और मालदीव को लेकर हमारा बहुत झगड़ा हुआ, उसको हमने कवर भी किया। अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते से बांग्लादेश में भी इसी टाइप की मूवमेंट चल रही है, इंडिया आउट मूवमेंट। इंडिया के गुड्स को बॉयकॉट कर देंगे, इंडिया वालों को निकाल देंगे, इंडिया से कोई मतलब नहीं रखेंगे। इंडिया के जो पेरिफेरीज पे जो कंट्रीज हैं,
जो बेसिकली कौन से ग्रुप के मेंबर है, सार्क के मेंबर्स हैं। सार्क के 8 मेंबर कंट्रीज हैं, एक तो इंडिया ही है और 7 हमारे नेबर्स जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, आपका भूटान हो गया, इधर आपका श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया। तो जो 7 कंट्रीज इंडिया की पेरिफेरी पे मिलकर सार्क बनाते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। चाइना क्या चाहता है कि सार्क के सारे मेंबर कंट्रीज को कैसे तोड़ के इंडिया से अलग करे। जब आपका पड़ोसी आपके विरोध में होगा तो कहीं ना कहीं वो आपके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के अपोज में जाता है, ठीक है। हमारे पड़ोस में रहने वाला हर आदमी हम इंडिया को गाली दे रहा है आज की डेट में। मालदीव वाले अलग हमसे बढ़ा के बैठे हुए हैं, ठीक है। बांग्लादेश वाले कह रहे हैं इंडिया आउट मूवमेंट, पाकिस्तान तो हमारा जितना अच्छा दोस्त सब जानते ही हैं। नेपाल वाले कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द कम्युनिस्ट एफिलिएशन वी विल बी जॉइनिंग ओबीओआर। आज दिन भूटान का भी सुनने में आता है, भूटान की हमसे रिलेशन, स्ट्रेटेजिक रिलेशन, मिलिट्री रिलेशन इतने अच्छे रहे हमेशा से कि भूटान ने अपनी कोई आर्मी नहीं डेवलप की, उनकी जो ट्रेनिंग वेनिंग होती सब इंडिया से होती थी। और ये कहा गया था भूटान विल नेवर अलाउ इट्स लैंड टू बी यूज्ड अगेंस्ट द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन रिसेंटली ऐसा देखा जा रहा है कि भूटान का भी कहीं ना कहीं जो एक एलियनेशन है, मतलब कहीं ना कहीं एक झुकाव है, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं चाइना की ओर बढ़ता जा रहा है। चाइना उसको बार बार लालच दे रहा है भूटान और नेपाल को कि तुम लोग लैंडलॉक कंट्रीज हो, ओवरसीज ट्रेड वगैरह के लिए तुमको पूरी तरह से इंडिया पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इंडिया वाले देखो तुमको कितना दबाते हैं, ठीक है, तुम्हारी आर्मी तक तुमको नहीं खड़ी करने दे रहे हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग। हमारे साथ जुड़ जाओ, हमको ज्वाइन कर लो। वही जैसे रमाशंकर शुक्ला उनको मिर्जापुर में ऑफर करते हैं गुड्डू भैया को, हमको ज्वाइन कर लो, फायदा ही फायदा है। अब अगर गुड्डू भैया होशियार हैं तो समझ जाएंगे कि चाइना वाले हमको लालच क्यों दे रहे हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग। लेकिन होता क्या, जो स्मॉल कंट्रीज हैं दे आर वेरी स्केप्टिकल, उनको बड़ा डर लगता है। उनको आप कोई आगे ये कहते कि ये आदमी तुमको दबा रहा है, तुम्हारा दमन कर रहा है, हमको ज्वाइन कर लो, तो उन्होंने कहते हैं आ जाओ, तुम्हारा लॉलीपॉप जो भी हमको ऑफर कर रहे हो हम ले लेंगे, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। तो चाइना इज ट्राइंग टू रीजनली आइसोलेट इंडिया फ्रॉम ऑल इट्स नेबर्स, ये कर रहा है, उसने सार्क को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। आप समझ रहे हो बात को। तो यहां पर जो स्टॉर्म 137 है वो कहीं ना कहीं इसी को शो करता है। इन्होंने इंडिया पे बहुत सीवियर लेवल की एक्विजिशन लगाई हुई है, ठीक है। For the combination of the deceptive social media strategies, the proliferation of the AI-generated content, and the targeted influence campaign, Storm 1367 aims to sow discord, undermine the democratic process, and assert the dominance in the strategic interest, including the South Pacific Islands and the South China Sea. अब आपको पता ही है, मैंने पता नहीं आपको पढ़ाई है कि नहीं जियोपॉलिटी वगैरह, लेकिन डिस्कशन करते हुए कभी नाम लिया होगा, एक वर्ड काफी न्यूज में रहता है, इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक क्या है बेसिकली, इंडियन ओशन, इंडिया के नीचे का हिस्सा, और जो पैसिफिक ओशन है जो ईस्ट एशिया और अमेरिका को जोड़ता है, ठीक है, वो पैसिफिक रीजन है पूरा। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक रीजन को कंबाइंड फॉर्म में इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है। पिछले 2 सालों से यूएस और कुछ अमेरिकन कंट्री जो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और इंडिया, ये बार बार इंडो पैसिफिक वर्ड पे फोकस कर रहा है। और ये क्यों फोकस कर रहा है कि इंडिया का पैसिफिक ओशन में पेनिट्रेशन बढ़ाया जा सके और यूएस उसी में बैक करके पैसिफिक और इंडियन ओशन में घुस सके। पैसिफिक में तो घुसा ही, इंडियन ओशन में भी घुसना चाहता है, इसलिए यूएस हमको सपोर्ट कर रहा है। इस बात से चाइना और रशिया दोनों हमसे नाराज हैं। रशिया ने भी कई बार, व्लादिमीर पुतिन भी बोल चुके हैं कि इंडिया शुड स्टॉप यूजिंग द वर्ड इंडो पैसिफिक, क्योंकि इंडो पैसिफिक इज अ यूएस जनरेटेड वर्ड। कहते नहीं है इंडिया को झाड़ पे चढ़ा रहा है कि तुम झाड़ पे चढ़ जाओ इंडो पैसिफिक करके, और पीछे से हम इंडियन ओशन में घुस जाएंगे, ठीक है। इंडिया को लग रहा है कि यूएस विल बैक इंडिया टू एंटर इनटू द पैसिफिक ओशन, और ये चाइना के लिए बहुत बड़ा डर है, क्योंकि चाइना क्या करना चाहता है, चाइना पैसिफिक पे तो कब्जा किए बैठा है, वो साथ साथ में इंडियन ओशन में घुसना चाह रहा है। तो एक तरह से जियोपॉलिटिकल टसल चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो चाइना के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट यही है। तो इंडिया को इन चीजों में रोकने के लिए, इंडिया का गठबंधन यूएस से रोकने के लिए, अभी पता है आने वाले टाइम पे कुछ ऐसे भी सोशल मीडिया में चीजें वायरल होंगी जहां पे इंडिया और यूएस के रिलेशन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब वो कुछ ऐसे मीम्स बना देंगे, जो बिडेन ने इंडिया से कहा, ऐसे उंगली ताने हुए, अपनी औकात में रहो। आप समझ रहे हो बात को। ऐसे फनी से मीम्स, ऐसे फनी से थंबनेल मिलते हैं, उनको खोल कर देखो, उसमें कुछ नहीं होगा। जो बिडेन सिंपल से खड़े होकर कह रहे होंगे कि इंडिया शुड फोकस ऑन दिस थिंग, दैट थिंग एंड एवरीथिंग लाइक दैट, रेदर देन इंटरवीनिंग मिलिट्री इनटू दिस नेबरिंग रीजन। एक सिंपल सी बात है, पीसफुल टाइप की बात कर रहे होंगे, लेकिन वहां पे ऐसे थंबनेल बना दिया, जो बिडेन ऐसे गुस्से में तान के कह रहे हैं। एक ऐसे करके मीम वायरल हो सकता है। मतलब एक बात बता रहा हूं कि पुतिन ने कहा तुम इंडो पैसिफिक का इस्तेमाल करना बंद कर दो वरना हम ये कर देंगे, यूक्रेन जैसा हाल कर देंगे, ठीक है। अब मार पड़ के आप गरमा गए, आपने तुरंत रशिया को गालियां देना शुरू कर दिया कि पुतिन को औकात दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इसे कहते हैं एक तरह से एक वर्चुअली जनरेटेड आप एक स्टॉर्म क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है ऑनलाइन अब्यूजिंग, ऑनलाइन ये सब साइबर बुलिंग वगैरह कितना ज्यादा चलता है, ठीक है। और इससे कहीं ना कहीं वोटिंग बिहेवियर भी मैनिपुलेट हो जाता है, ठीक है। ऐसा कई चीजें न्यूज में आती है। ये सब कराता कौन है, चाइना, दूर से बैठ के मजे लेगा, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। और बेजिंग बैक्ड एक ग्रुप है जिसका नाम स्टॉर्म 13766 है। इट वाज इन्वॉल्वड इनटू ऑल दिस थिंग, जितना भी हमने डिस्कस किया। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था और ये कई चीजों से डील करता था, इसलिए हमने इसको एक पर्टिकुलर अलग से सेगमेंट में लेने की कोशिश की। नाउ देयर आर सम रैंडम टॉपिक्स which will be clubbed in the current affair slides of the next session. Thank you.